नमस्कार दोस्तों, मैं माफ़ी आपके सामने एक और विमर्श लेके आया हूँ। अभी जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा और आप पहले से जानते भी होंगे कि क्या होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड संधि होने वाली, जो व्यापार समझौता होने वाला है, उसको उसके संदर्भ में जिस प्रकार ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ बढ़ाया और उसके बाद 25% और टैरिफ बढ़ाया, तो ये 50% हो गया। और स्कोर यहाँ रुकने वाला नहीं है, जैसे कि उन्होंने कहा कि और भी कुछ आ सकता है। तो वो तब तक स्कोर कार्ड बढ़ाते रहेंगे जब तक कि भारत उनके कहने अनुसार समझौते को हस्तक्षेप न कर दे। वो चाहते हैं कि उनको पूरा एक्सेस, भारत का पूरा बाजार उन्हें मिले, क्योंकि आज के समय में, आज के संदर्भ में भारत का बाजार विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बाजार है चीन के बाद। तो वो बाजार होने चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं चाहिए, ये चाहिए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को। और जैसा कि हर देश की सरकार यही कोशिश करती है कि उनको व्यापार मिले। तो जो व्यापार मिलेगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ की सरकार तो व्यापार करेगी नहीं, वो तो कंपनियाँ डालेंगे नहीं, वो करेगी उनकी देश की कंपनियाँ निवेश करेगी, प्रोडक्शन करेगी, व्यापार करेगी और उससे मुनाफा कमाएगी और उससे उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, कि उससे उनका रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, निवेश बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, रोजगार बढ़ेंगे, तो ये उनकी स्थानीय अर्थव्यवस्था, उनके देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ऐसा अर्थव्यवस्था का यही नियम है। मगर जिस तरह से ट्रंप चाहते हैं कि भारत का पूरा बाजार उन्हें मिले, वो शायद ये दलील देते होंगे कि हमने हमारा पूरा बाजार आपके लिए खोल रखा है, आप भी हमारे लिए खोल दीजिए। मगर भारत की अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क है। अमेरिका पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, जैसे कि चीन पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर है, उसी तरह अमेरिका पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। इसलिए उन्हें को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी चीज़ कहाँ बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उन्हें को फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें फर्क पड़ता है इसी बात से कि जिस पर उनकी कंपनियां निर्भर है, जिस पर उनकी अर्थव्यवस्था इतनी सशक्त बनी हुई है, वो ये है कि उनकी कंपनियां निवेश करें विदेशों में और वहाँ से इतना व्यापार करें कि उनकी स्थानीय लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, रोजगार मिले और प्रॉफिट तो मिलेगा ही। तो ये जो टैरिफ का जो उसका प्लान है, और नाम इस बात का दे रहे हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल मंगाना बंद करो। अब ये तो हो नहीं सकता। रशिया से हमको सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम स्वाभाविक है कि हम रशिया से खरीदेंगे। अगर कहीं और से सस्ता मिलेगा तो वहां से खरीदेंगे। अब वो अमेरिका रूस से, जिस रूस के विरुद्ध ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उसी रूस से उनका करोड़ों करोड़ लाखों करोड़ रुपए का व्यापार है। यूरोप के लिए, ये सब यूरोप के लिए चल रहा है, यूक्रेन के लिए। यूरोपियन संघ का भी रूस से लाखों करोड़ रुपए का व्यापार है। फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण रूस नहीं है, कारण है कि आप हमको पूरा एक्सेस दो। जैसा कि उन्होंने कहा था कि इंडोनेशिया में हमें पूरा एक्सेस मिला है, इंडोनेशिया के साथ हमने संधि की है, व्यापार समझौता किया है और उनको पूरा एक्सेस मिला है। और उसी तरह का व्यापार, इसी तरह का पूरा एक्सेस हम भारत में भी लेंगे, उसी तरह का व्यापार समझौता भारत से करेंगे। ये उन्होंने पहले से पूर्व सूचना दे दी थी। उनकी मंशा जो थी वो प्रकट कर दी थी, उन्होंने पहले से बता दी थी। अब इंडोनेशिया के साथ किस तरह व्यापार समझौता हुआ है ये तो मेरे पास जानकारी नहीं है, मगर मैं जहाँ तक भारत के संदर्भ में बात कर सकता हूँ, भारत का पूरा व्यापार उन्हें चाहिए, पूरा मार्केट चाहिए और भारत सरकार उसके लिए तैयार नहीं, जो कि बिल्कुल लाजिमी और उचित बात है, एकदम तार्किक बात है कि हम अपना पूरा व्यापार नहीं खोल सकते, पूरा मार्केट आपको नहीं दे सकते। ये
ठीक ऐसा ही है जैसे कि पूरा मार्केट खोला, उसका मतलब कि दिल्ली उनके हाथ में आ गई। यही उनकी मानसिकता है, किसी किसी देश को अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी इस विषय पर हुई थी कि कोई देश दूसरे देश पर उपनिवेश न बना सके, औपनिवेशिकता के विरुद्ध ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मगर ये सिर्फ पेपर, हकीकत में ये, यथार्थ में ये है कि कुछ देश, कुछ 8-10 देश उस समय जो थे, जो महाशक्ति थी उस समय, उनका संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे मंशा चाहे कुछ भी रही हो, तो उसका जो परिणाम निकला वो ये है कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उसके बाद उन्होंने और डमी कंपनियां बनाई, विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऐसे कई डमी और प्रॉक्सी संस्थाएं बनाए जिसके माध्यम से हर क्षेत्र को कंट्रोल किया जा सके। और इसी के माध्यम से विश्व के लगभग बड़े बड़े छोटे छोटे कई देश हैं जिन पर इन बड़े देशों ने आधिपत्य जमा रखा, उनकी अर्थव्यवस्था पे, उनके मार्केट पे आधिपत्य जमा रखा है। यही चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि वही आधिपत्य उनको फिर से मिले, बेरोक टोक मिले और भारत में निर्विवाद उन्हें मिले। इसके लिए अभी जो सरकार है, मजबूत सरकार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी जी इस झांसे में और छलावा में नहीं आएंगे और भारत के बाजार का, भारत के व्यापारियों का, भारत की किसानों का, और न ही सिर्फ भारत के किसान या व्यापारी बाजार, भारत के जो सिद्धांत है उसको बचाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। बाकी आगे देखते हैं ट्रम्प और कौन सा स्कोर कार्ड लगाते हैं, कौन सा चौका छक्का मारने की कोशिश करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से बातचीत चल रही है। मेरी राय में मैं सिर्फ प्रश्न चिन्ह लगा रहा, मैं बहुत ही आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकता, मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता, मगर अगर संधि समझौता अगर साक्षर न हो अमेरिका के साथ, भारत सरकार अगर ये कह दे कि हमें अब समझौता करना ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, तो उससे भारत को क्या लाभ, नुकसान होगा? क्योंकि अभी तक तो वो कोशिश यही कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि भारत को नुकसान हो। तो क्या नुकसान होगा? अगर भारत का निर्यात वहाँ महंगा हो जाएगा अमेरिका में, तो शायद भारत का निर्यात कम हो जाए। तो क्या, कितना फर्क पड़ सकता है, कितना प्रभाव पड़ सकता है? कौन से ऐसे क्षेत्र है जो बहुत ही वनरेबल है और जिसपे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा? ऐसे कौन से क्षेत्र हैं? मुझे नहीं लगता कि अगर संधि न की और संधि को रोक दिया, भारत सरकार ये बोलते कि हम संधि नहीं करेंगे, संधि के लिए जो नेगोशिएशन चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत भी नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जैसा पहले था स्टेट ऑफ क्यू, जैसा पहले था हम वैसे ही चलने देंगे और उसके बाद देखें क्या परिणाम आते हैं। हो सकता है उसके बाद अमेरिका ज़्यादा सेंक्शन लगा दे, ज़्यादा ड्यूटी लगाए, हो सकता है, मगर उसका क्या दुष्परिणाम होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर? छोटे कम समय में, यानी लघु समय में इसका दुष्परिणाम हो सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियों के व्यापार बंद हो सकते हैं, कुछ रोजगार की समस्या, तो वो जो बेरोजगारी की समस्या, व्यापार ठप होने की समस्या, इससे हम जूझ चुके हैं कोरोना काल में। कोरोना काल में पूरा बाजार ठप था, पूरा विश्व का बाजार ठप था और हमारा भी ठप था, और उस काल को हमने झेला है और उससे निकल के आए सफलतापूर्वक। आज विश्व की सबसे बड़ी, सबसे अधिक गतिशील अर्थव्यवस्था भारत है, सबसे ज्यादा जीडीपी भारत का है। तो अगर अमेरिका के साथ समझौता न हो तो कितना दुष्परिणाम हो सकता है? क्योंकि दो सेक्टर ऐसे हैं जिस पे प्रभाव पड़ सकता है। आईटी, कि भारत का जो निर्यात है उसमें अधिकांश आईटी और दवाई है, और उसमें कितना क्या फर्क पड़ेगा, कितना दुष्परिणाम हो, कितना
व्यापार कम होगा, कितनी कंपनियों को नुकसान होगा और उससे मजदूरों को नुकसान होगा, इसका अनुमान लगाना चाहिए। और मेरी राय में इसका दुष्परिणाम दीर्घकाल में नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरह अमेरिका आयात मुखी देश है और चीन निर्यात मुखी देश है, और हमें जैसे कि मोदी जी ने अभी आह्वान किया देश की जनता को कि आप भारत में बना हुआ सामान खरीदें, तो जितनी निर्यात मुखी कंपनी है जो सिर्फ निर्यात करती है, ये उनके लिए खतरे की घंटी है। जो भी कंपनी निर्यात उनका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए व्यापार करना। यही उनका उद्देश्य होना चाहिए कि व्यापार करो, निवेश करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ और रोजगार के साधन उपलब्ध करो, लोगों को रोजगार दो। निर्यात पे ही निर्भर रहना ये ऐसा है कि जैसे कि एक ही कंपनी में सारा पैसा डाल दिया शेयर में और वो कंपनी डूब गई, सारा पैसा डूब गया। इसे इन्वेस्टर्स भी यही कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा डालिए शेयर मार्केट में, मगर विभिन्न कंपनियों में और विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे कि म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा बैंकों में बचत में रखा, थोड़ा शेयर में डाला, थोड़ा जमीन में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सोने चांदी लिए। इस तरह के डिस्पर्स करना चाहिए हमारा जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है, ताकि अगर कोई एक सेक्टर अगर बुरा जाता है तो दूसरे सेक्टर से बचा जा सकता है। तो ये जो निर्यात मुखी जो कंपनी है सिर्फ निर्यात करती है। हालांकि मैं इतना कह सकता हूँ कि कई छोटी छोटी कंपनी जो निर्यात मुखी है, सिर्फ निर्यात करती है, वो सिर्फ फ्रॉड करती है और इन्वॉइसिंग करके फ्लाइट ऑफ कैपिटल करती है, और ये सब जानते हैं। मगर ऐसी कंपनियों को जल्दी नुकसान होगा, क्योंकि उनका रेशो, निर्यात का रेशो डोमेस्टिक से कम ही होना चाहिए। कि डोमेस्टिक का मार्केट हम उसको संभाल सकते हैं, निर्यात का मार्केट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई देश, किसी एक देश को आप इतना सामान और निर्यात भी करो तो किसी एक देश के ऊपर निर्यात नहीं होना चाहिए, निर्यात विभिन्न देशों में होना चाहिए, ताकि अगर एक देश ने अगर हाथ पीछे कर लिए तो दूसरे देश से हम संभल सकते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी आवश्यकता ये है कि हम निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था न हो और एक ही सेक्टर पे निर्भर न हो हमारी कंपनियां। एक ही देश, एक ही कंपनी से, जैसे कि किसी देश में एक ही कंपनी है जो उनसे माल लेती है, हम उनको माल बेचते हैं, तो ये खतरे की घंटी है। तो मेरी राय में दीर्घकाल में इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। जब पाकिस्तान को IMF का लोन नहीं मिला था, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका था, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा नहीं मिल रहा था, तब मैंने सोचा था कि ये पाकिस्तान के लिए सुनहरा अवसर है खड़े होने का। मगर पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के शासक को इसकी परवाह नहीं थी कि पाकिस्तान उठ खड़ा हो, क्योंकि वो तो उठ खड़े हुए थे, खाली जो गिरी थी दलदल में, जो पाकिस्तान में वहाँ की आम जनता है, गरीब जनता है। बाकी जो सम्राट वर्ग के लोग हैं पाकिस्तान में, जिसमें बड़े बड़े व्यापारी भी हैं, सैन्य अधिकारी भी हैं, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक दल है, वो दलदल में नहीं थे, उन्हें है ना कभी होंगे। तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि हम कैसे ऊपर हैं, उनकी सोच ही नहीं थी। मगर अगर ऐसी जो अभाव की स्थिति हो, उसमें स्वावलंबी बनने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। IT सेक्टर को तो नुकसान हो सकता है, मगर IT सेक्टर अभी पूरे विश्व में भारत का IT बहुत ही मजबूत है और उसकी मोनोपोली है। तो मुझे लगता नहीं कि इसका इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा भारत के IT सेक्टर पर, कि जो एक्सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर और जो IT सोर्सिंग जो होती है उसमें इतना बुरा असर पड़ेगा। और थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उससे हमें स्वावलंबी होने का अच्छा अवसर मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी होगी अगर भारत और अमेरिका के बीच समझौता नहीं होता है। समझौता हो तो दोनों के परस्पर लाभ पे हो, दोनों की
इक्वल भागीदारी पे हो, इस सिद्धांत पे जियो और जीने दो के सिद्धांत पे हो। अगर वो सिद्धांत अगर ताक में रख दिया तो हमें उससे समझौते की कोई जरूरत नहीं। और उससे दूसरा एक और फायदा होगा कि हम ज़्यादा, जैसे कि मोदी जी कोशिश कर रहे हैं छोटे छोटे देश को से संबंध सुधार कर उनसे व्यापार करने की कोशिश करी, बहुत अच्छी पहल है। और यही तो छोटे देश हैं विश्व के जो प्रताड़ित हैं, जो कुंठित हैं, जिन्हें बड़े देशों ने उन्हें उनका शोषण ही किया और कुछ नहीं किया है। विकास के नाम पर शोषण किया है, सहायता, वित्तीय सहायता के नाम पर, राजनीतिक सहायता के नाम पर, और कई तरह के लुभाओं ने पैकेज के नाम पर उन्होंने से उनका शोषण किया है। यही तो कारण है कि 75 वर्षों के बाद भी, 75 शायद 75 से ज़्यादा वर्ष हो गए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के, आज भी कोई देश ये नहीं कह सकता दावे से, या यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी ये दावा नहीं कर सकती, या विश्व मुद्रा कोष या विश्व बैंक या WTO भी ये दावा नहीं कर सकती कि हमारी नीतियों से इतने गरीब देश थे जब हमारी स्थापना हुई, उसके बाद आज तक में हमने इतने गरीब देशों को गरीबी से निकाला, उन्हें विकसित किया, आज वो स्वावलंबी है। कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि दावा है ही नहीं, ये हकीकत नहीं है। हकीकत में ये है कि इन इंस्टीट्यूट के नाम, इन प्रॉक्सी इंस्टीट्यूट के सहारे कुछ देश छोटे देशों का भरपूर शोषण करते हैं। यही कारण है कि वहाँ अराजकता फैली हुई है। छोटे देशों, आप देखो अफ्रीका के छोटे देश में, हर देश में अराजकता फैली हुई है। सत्ता परिवर्तन के लिए झगड़ा, ये भी कोई और करवाता है। तो हम अगर यहाँ से अगर हमारा फॉल आउट होता है, उसका कोई प्रभाव, दुष्परिणाम आते हैं या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और मुझे नहीं लगता कि इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। सिर्फ विपक्ष नारेबाजी करेगा और बातें बनाएगा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम कोरोना काल में देख चुके हैं, हम उभर कर आए हैं। तो ये जो समय आएगा, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इस समय को छोटे देशों को संगठित करने, उनसे व्यापार करने के लिए, उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए समय निकाल सकते हैं। जैसे घाना, केनिया, सूरीनाम, फिजी, सेनेगल, अफ्रीका का सेनेगल, ऐसे कई देश हैं, कई छोटे 193 देश हैं। उनमें से अधिकतर देश गरीबी और अराजकता और अभाव के दौर से गुजर रहे हैं। और इन सभी देशों में मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, गई हैं वहां पर, और हुआ परिणाम क्या हुआ कि उनके जाने के बाद उस देश की हालत और बिगड़ी है। इस विषय पर मैं भी चर्चा करूँगा, भारत के संदर्भ में चर्चा करूँगा कि इस तरह मल्टीनेशनल कंपनी ने आकर भारत की स्थिति और खराब की। इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। क्योंकि फिलहाल हम इन छोटे देशों को, इन देशों को रिप्लेस कर छोटे देशों के हम सहायक बन सकते हैं। वो अगर सुदाम आए तो हम कृष्ण बन सकते हैं। हमारा देश में भामाशाहों की कमी नहीं है। मैं इस संदर्भ में एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर कमी है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की। उसका भी दोष मैं हमारी निजी कंपनी को देता हूँ, वो रिसर्च में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो पका पकाया सामान ही लेना पसंद करते हैं। अगर बाजार में G7, G8, G5 अगर फ़ोन है तो हम G6, G7 की कल्पना हम कर सकते हैं। हम अगर इतना निवेश करें रिसर्च में कि अगर G5 अगर कहीं और से निकला है तो G6 हमारे यहाँ से निकले, G7 हमारे यहाँ से निकले। अगर कोई इंटरनेट का कोई प्रोग्राम बना है तो एक ऐसा, इतने सारे लैंग्वेज इंटरनेट की और सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज बाहर से निकले। अगर आईफोन है तो आईफोन के मुकाबले हमारे भारत का कोई फ़ोन हो, जैसे कि मूर्ति फ़ोन या पृथ्वी फ़ोन। अगर एप्पल कंप्यूटर है तो हमारे पास महंगो फ़ोन कंप्यूटर, ऐसा कुछ निकले हमारे देश से। फेसबुक के मुकाबले हमारे पास कोई सोशल मीडिया हो, ऐसा होना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बाकी भारत में भामाशाहों की कमी नहीं है।
भारत में सबसे अधिक भामाशाह है, सबसे अधिक, विश्व के सबसे अधिक भामाशाह भारत में है। अगर भारत सरकार, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत सरकार अगर इन सब भामाशाहों को दे दे देश की अर्थव्यवस्था, बोले कि तुम जो कुछ भी करो, हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए, सरकार के राजस्व बढ़ना चाहिए और बेरोजगारी खत्म करो, मैं दावे के साथ कहूँ 10 साल में भारत की भामाशाह कंपनियां भारत को नंबर 1 पर पहुंचा देगी, इतना मेरा दावा है। और पूरे होशोल्लास में मैं आपसे कह रहा हूँ, अतिशक्ति बिल्कुल नहीं, यह सत्य है। मगर आवश्यकता है, एक तो आवश्यकता है सरकार की साहसिक कदम की, दूसरी आवश्यकता है हमारे जो भामाशाह है, अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, वो कुछ नया करें। अगर कुछ नया हो चुका है तो उसका भी उसी के अंदर से कुछ नया करें, तब फिर जाके हम विश्व के बाजार में हम छा जाएंगे। आईआईटी सिर्फ रिसर्च करते हैं, आज तक आईआईटी से एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया जो भारत को मदद कर सके, भारत के काम आए। और भारत की कंपनी आईआईटी से रिसर्च किया हुआ अगर कोई कॉपीराइट कोई कंपनी के पास जाता है और उसका प्रोडक्शन होता है तो भारत का नाम हो कि ये चीज़ भारत की है और पूरे विश्व नंबर 1 है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। आईआईटी के पास दमखम है मगर वो चाहते नहीं। इस तरह की कई चीज़ें जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की तरफ जा रहा है, हमें उसे करना चाहिए। हमारी कंपनियों को निवेश करना चाहिए रिसर्च पे और कुछ नई बातें लानी चाहिए। अगर जो बातें एग्जिस्टिंग हैं उसको इम्प्रूव करके उसका विकल्प ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं कि जो विदेश से आता है उसको हमने ले लिया, वो इसी किसी को प्रोडक्शन यहाँ कर दिया, ठीक है, वो भी अच्छा है, वो भी व्यापार है, उससे भी देश को फायदा ही होगा। मगर हम कुछ और तैयार कर सकते हैं। हम विश्व गुरु थे और एक बार फिर से विश्व गुरु हो सकते हैं, मगर विश्व गुरु थे जब सब कुछ हमारा स्वदेशी था। एक बार फिर से संपूर्ण स्वदेशी हो तब जाकर हम फिर से विश्व गुरु होंगे। और मेरी राय में स्वदेशी का अर्थ ये नहीं है किसी बाद में बना हो वही स्वदेशी हो गया, नहीं। मेरी राय में सबसे पहला कदम है भारत में बना हो, ये मेरा सबसे पहला स्वदेशी है। उसके ऊपर कि भारत की कंपनी से बना हुआ, अगर ये हम देख सकते हैं कि अगर साबुन खरीदना है तो हम जॉनसन का और ये कोलगेट और ये लाइफ बॉय और लक्स के बजाय हम पतंजलि का, डाबर का, टाटा का, इनके साबुन खरीदे। और भी कई कंपनी है जो भारत की छोटी मोटी कंपनी है जो साबुन पेस्ट और सब बनाती, उनसे खरीदे। पहला चॉइस ये हो तो ये वो ज़्यादा सशक्त होगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। तो ये कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और हमें सामूहिक रूप से करना होगा और देखना है कि आगे क्या होता है, किस तरह ऊंट किस करवट बैठता है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उनका कोई भरोसा नहीं, कभी इस पर कभी इस तरफ कभी इस तरफ। अभी भी जो लागू किया उन्होंने 25% घोषणा की, यानी 50% हुआ है, 27 अगस्त से लागू हुआ, यानी कि वो प्रेशर टैक्टिस है कि तुम साइन कर लो ताकि हम इसे बाद में निकाल सकें। अब देखते हैं कि किस दिशा में जाता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमको बहुत मदद मिलती है, उत्साह बढ़ता है और भी नए वीडियो लेकर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भारत।